नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में मैं वर्षा प्रगट आप सबका स्वागत करती हूँ। पश्चिम बंगाल के जो रुझान आ रहे हैं वो देखते हुए बीजेपी अपनी सरकार बना रही है। सर, सबसे पहले मैं आपको जय श्री राम बोलूँगी और सभी दर्शकों को जय श्री राम बोलना चाहूँगी क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा चिढ़ती थी जब-जब जय श्री राम कोई बोलता था। तो क्या सर जय श्री राम ने चमत्कार किया है वेस्ट बंगाल में? ये आपसे हम पूछेंगे साथ-साथ क्या कारण रहा कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई वो भी 15 साल के बाद? लगातार मेहनत करते रहे बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लीडर्स और आज उसका फल प्राप्त हुआ है। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है पश्चिम बंगाल में। सर आपका बहुत स्वागत, आप हमारे साथ जुड़े और सभी को हम फिर से कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जी, जय श्री राम और आपके आपको और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। और ये सर तो हाँ सर। इसमें यही कहेंगे कि एवरीवन इज़ रियली एक्साइटेड और जो भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है, लोटस हैज़ ब्लूम्ड एवरीवेयर इन द वेस्ट बंगाल, असम, पुडुचेरी। तो ब तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो लीडरशिप है अंडर द पीएम लीडरशिप द पार्टी विल मेक रैपिड प्रोग्रेस। यस, और ये जो लगातार ये जो हो रहा है कि जो बंगाल की जो जनता है, पीपल ऑफ बंगाल दे हैव डिसाइडेड टू फॉर्म अ डबल इंजन गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो ये निश्चित तौर पर सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी के लिए और जो भी लोग चाहते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर एक तरह से जो एक डेमोग्राफी का जो चेंज होने जा रहा था, जो एक और ये इस बात की चिंता वहाँ के जब सभी वहाँ के निवासियों को, वहाँ के भद्र लोग को, वहाँ के मूल निवासियों को, वहाँ के आदिवासी समाज को, इस महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को जब ये महसूस होने लगा कि निश्चित तौर पे कहीं न कहीं क्योंकि जब आप देखिए चुनाव हो रहा था, तो चुनाव के बाद भी कुछ ऐसे विशेष वर्ग के लोग थे, वो इतने चौड़े में कह रहे थे कि नहीं यहाँ पर क्या हो सकता है बीजेपी का, यहाँ कैसे आ जाएगी? यहाँ हमने हुँ, मतदान किया है, हमने वोट किया है और तो ये जो एक सेट ऑफ माइंड जो रहता है, पैटर्न रहता है कि नहीं कि हम इस देश में रहते हैं और ज़बरदस्ती से इस तरह से हम सरकार भी बनाएँगे, फ़ॉर्म भी करेंगे। और तो ये कहीं न कहीं एक एरोगेंस जो थी वो टूटना एक निश्चित तौर पे जो है ज़रूरी था और जो आम मतदाता है, जो एक वोटर फटीग जो होता है, तो आम मतदाता जिस तरह से उसने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया और ये जो भी गवर्नेंस के जो इश्यूज़ रहते हैं रिगार्डिंग एलिगेशंस ऑफ पॉलिटिकल एरोगेंस तो ये सारी जो चीज़ें जो रहती हैं जिसमें कि आप गाड़ियों पे चढ़-चढ़ के जिस तरह से आप लगातार अपनी स्पीच वहाँ पर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके 4 मई के बाद तो मैं यहीं वो तो चले जाएँगे, हम यहाँ रहेंगे, हम देखेंगे। तो इसके कारण कहीं न कहीं हर किसी को ये महसूस होने लगा कि ये मतलब कैसी स्थिति है कि अ, और इस बार तो सुप्रीम कोर्ट से लेके जुडिशियल ऑफिसर से लेके सबको ये महसूस होने लगा कि मतलब कि वास्तव में बंगाल भारत का हिस्सा है कि या कट गया है मतलब अ अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, डीजीपी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, सेक्रेटरी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मतलब हमारा देश का टुकड़ा हो चुका है या क्या? तो ये जो स्थिति जो आई निश्चित तौर पे तो इसे बंगाल की जो जनता है, उसी ने ये करके दिखाया है कि और ये और इसीलिए ये जो बीजेपी हैज़ रजिस्टर्ड अ थम्पिंग मेजॉरिटी तो यस सर, ये यही है। हुँ। राइट। सर ऑपरेशन लोटस तो जनता ने ही चलाया वेस्ट बंगाल में जिस तरह से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को हासिल हो रही है। तो सर पिछले 2 चुनाव में मतलब कहाँ 3 सीट फिर 77 सीट और अब सरकार बनाने जा रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी तो थी सर, लेकिन क्या ऐसे मुद्दे रहे जो बीजेपी को इतनी बड़ी जीत दिलवा रहे हैं? क्या वो हमार बांग्ला, सोनार बांग्ला था या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जनता में विश्वास भरना, भय से भरोसे था?
जी। देखिए ये तो निश्चित तौर पर कहना पड़ेगा कि अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें कि किस तरह से ये जो पॉलिटिकल जो टर्मॉइल जिस तरह से वहाँ पर ये लगातार हुआ टोटल अ, ये जो अपने जो सीटें हैं और उनमें जिस तरह से जो परसेंटेज जिस तरह से वहाँ पर लोगों ने जो है वो मतलब मतलब मतदान जो परसेंटेज है वो जिस तरह से इंक्रीज़ किया, इसी से ये महसूस होने लग गया था कि लोगों ने ये कहीं न कहीं ये मन बना लिया है कि हाँ इस बार जो है क्योंकि पिछली बार जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था तो उस समय जो तृणमूल कांग्रेस थी उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी लेफ्टिस्टों से लेके और इस बार जिस तरह से लगातार एक जो ये जो हुआ है तो इसके कारण कहीं ये इश्यू ये पता चलने लगा था कि कहीं न कहीं क्योंकि इसमें ये आ रहा था कि अब जो है निश्चित ही कहीं न कहीं सत्ता परिवर्तन होना है। अब किसके फ़ेवर में होगा ये तो अ, रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलता है। लेकिन ये जो है निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के फ़ेवर में रहा तो ये एक है और जो कहीं पर जिस तरह की जो पोलिंग जो इर्रेगुलरिटीज़ कहीं हुई है, तो उसके लिए दोबारा से इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर से कराने के उसमें है कि हाँ, जो जहाँ तक इश्यूज़ की बात है तो डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक मेजर इश्यूज़ था कि जो स्टेट जो है वो जिस तरह से फेस कर रहा था रिगार्डिंग लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ तो ये चीज़ें बहुत थी और दूसरा जो जिस तरह से अपीज़मेंट हो रहा था अपीज़मेंट जो पॉलिटिकल एलिगेशंस तो निश्चित तौर पे है ही है। क्योंकि जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को जिस तरह से प्रायोरिटीज़ दी जा रही थी, ख़ास करके वेकेशंस में, क्योंकि माइनॉरिटी को जब आप देखेंगे और जहाँ आप ट्राइबल को देखेंगे तो आप अपने बजट में जो है वो आप माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा आप प्रायोरिटी दे रहे हो, तो ये एक अपने आप में अ, निश्चित तौर पे ये है और जो रीजनल इश्यूज़ जितने भी हैं, ख़ास करके जो दार्जिलिंग वाला जो इश्यूज़ है जिस तरह से वहाँ पर वो इश्यू हमेशा अनरिज़ॉल्व रहा है और वो जिस तरह से क्योंकि वो एक ऑटोनॉमी जिस तरह से वहाँ के लोग चाह रहे हैं और ममता जी का जो भी एक इस पे स्टैंड रहा, तो वो कहीं न कहीं ये है और बंगाल में एक अपने आप में एक एनवायरमेंटल हज़ार्ड भी है क्योंकि स्टेट में जो है लगातार एक नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं, चाहे इंक्लूडिंग फ्लड हो, ड्रॉट हो, सूखा हो, साइक्लोन हो, तो ये चाहे रूरल एरिया हो, चाहे अर्बन एरिया हो क्योंकि लगातार क्योंकि कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पर लगातार प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो उसके लिए कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कोई नहीं होता है। लोग अपनी उन झोंपड़ी-पट्टियों को डाल के रहते हैं, ना लाइट की फैसिलिटीज़ है, ना कोई वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है, ना पुलिस है, ना कोई सिक्योरिटी के इश्यूज़ रहते हैं। ऊपर से जिस तरह से बंगाल से जब एक क्रिमिनल माइंडसेट के लोग जब बांग्लादेश की तरफ से आते हैं और वो वहाँ पे लड़ाई-झगड़ा करते हुए उस जगह को कैप्चर करते हैं और उसमें स्टेट की जो मशीनरी है वो कहीं एक तरह से हेल्पलेस होके खड़ी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं तो आम बंगाली जो मानुस है वो कहाँ जाए? तो अब जो उसे एक भरोसा जो दिखा है वो प्रधानमंत्री जी की बातों में दिखा है। माननीय गृह मंत्री जी लगातार वहाँ पर रहे, उन्होंने हर एक संगठन को जिस तरह से लगातार मॉनिटरिंग की, लगातार मीटिंगें की, तो अब इसका ये परिणाम आया है कि ये और 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 अब वहाँ पर कोई भी जो सोशल टेंशन है वो ना रहे, कोई इस तरह से तो उसके लिए कोई पॉलिटिकल प्रेशर्स ना हो, तो इसके लिए वहाँ पर अभी यही उम्मीद की जानी चाहिए कि चीज़ें हैं वो सामान्य तरह से आएँ और निश्चित तौर पे अब और इसके लिए शुभेंदु अधिकारी जी जो हैं उनके भी लगातार मीडिया में बयान आ ही चुके हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का जो है वो दादागिरी हो या चाहे दीदीगिरी हो अब सहन नहीं किया जाए। सर, बंगाल ऐसा प्रदेश है जहाँ से सबसे पहले सर राष्ट्रवाद का जो नारा गूँजा था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, आज उनकी आत्मा को सही मायने में शांति प्राप्त हो रही होगी, जब अब हम देख रहे हैं नतीजे को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, बाद में वंदे मातरम जिन्होंने लिखा, उसके बाद स्वामी विवेकानंद, अरबिंदो, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे सब जो हमारे संत महात्मा थे, ऐसे महान व्यक्तित्व थे, ऐसा बंगाल सर। और आज कितने साल लग गए कि हिंदुओं ने एकजुट होकर मतदान किया, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। क्योंकि अब तक हम सर देखते आ रहे थे कि मुस्लिम एकजुट होकर बिल्कुल मतदान कर रहे थे, लेकिन अभी हिंदुओं ने मतदान एकजुट होकर किया। इसका ही नतीजा ये आया है कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली। जी, देखिए ऐसे समय पे हमारे पुण्यात्मा जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारतीय जनसंघ की जिन्होंने स्थापना की और जिन्होंने नेहरू कैबिनेट से इसलिए रिजाइन किया कि जो लियाकत नेहरू पैक्ट जो था उसके कारण उन्होंने रिजाइन दिया और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से और फिर जो है उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और जो एक देश में एक हिंदुत्व की जो जिसका कहीं भी कोई कोई एक शब्द जो है और जिसको लगातार कांग्रेस पार्टी ने और सेकुलर पॉलिटिकल लीडर्स ने इस तरह से कहा कि जिसमें हिंदुओं के लिए कहीं कोई बात ही नहीं है और यस। कहीं कोई अगर इश्यूज अराइज होता भी है तो उसमें जो पहला जो जिम्मेदार माना जाता है तो उसमें हिंदू को मान लिया जाता है और हिंदुओं में भी जिस तरह से मार्क्सिस्ट और जो कम्युनिस्ट पार्टियों का जो एजेंडा रहता है उसमें भी जो और ज़्यादा अनुशासित जीवन जीने वाली सामान्य वर्ग की जातियों को मान लिया जाता है। तो अब इसमें जो एक जो जातियों की जो वैमनस्यता है वो कहीं न कहीं कम होते हुए हिंदू समाज की जातियाँ आपस में एकजुट हो रही हैं और वो इस बात के लिए चिंतनशील हैं, मननशील हैं कि सबसे पहले जो हमारे देश के लिए जो एक एक्ट ऑफ टेरर जिस तरह से दोनों देश के दोनों तरफ के हिस्से में जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश है और ये एक्ट ऑफ टेरर एक तरह से क्राइम ऑफ वॉर है जो एक आप लगातार जो है वो इस देश में चल रहा है और पिछले दिनों अ, अ, जैसा कि हमें पता चला है होम मिनिस्ट्री के थ्रू कि इसमें जो भी ऐसे लोग जो हैं जो एनडीपीएस के केसेस में रहते हैं और जो नारकोटिक्स की लगातार जिस तरह से सप्लाई देश के अंदर करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने भी इनके साथ हाथ मिला लिया है। तो एक बड़े लेवल पे कार्रवाई होम मिनिस्ट्री के तहत हुई है। तो इन सारी चीज़ों में जो कहीं न कहीं जो देश को जो नुकसान जिस तरह से पहुँच रहा है, तो उसके लिए कहीं न कहीं हिंदू समाज ने एक अपनी भूमिका तय की है। चाहते हैं कि हम अपनी जो व्यवस्था है उसे कम करते हुए निश्चित तौर पे एक राष्ट्रीय विचारधारा वाली पार्टी को, हिंदुत्व वाली पार्टी को वोट करें और उसको सत्ता में लेके आएँ जिससे कि देश अगर सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। यस सर। सर बीजेपी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई, जिसमें अमित शाह का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हमेशा रहता है और अभी भी देखा हमने। तो सर उन्होंने जो कुछ भी प्लानिंग किया और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जिस तरह से प्रचार किया, पहले अमार बांग्ला, सोनार बांग्ला कहते-कहते फिर माँ दुर्गा, माँ काली, ये सारा उन्होंने जोड़ते हुए फिर उस मंदिर में गए। सेकंड फेज़ का जब इलेक्शन प्रचार कर रहे थे उस टाइम पे, वो एक मंदिर में गए, कोई देवी का मंदिर है जहाँ पर भोग लगाया जाता है मीट का, ये बताने के लिए कि ये जो अफ़वाहें फैलाई जा रही थी कि बीजेपी की सरकार आएगी तो सब फिश, मीट सब बंद हो जाएगा, आप वेजिटेरियन बन जाओगे। तो उसको तोड़ने के लिए देखिए सर, ये भी एक स्ट्रैटेजी बनाई गई, ऐसा नहीं लगता है सर आपको? अ, देखिए ममता बनर्जी जी लगातार इस बात को इश्यूज़ कर रही मतलब रेज़ कर रही थी कि जो है ये आएँगे तो जो है मीट बंद हो जाएगा, मछली खाना बंद हो जाएगा। कोस्टल एरियाज़ में
जो वहाँ की जो आबादी है, जनता है, वो अ, उसको प्रेफ़र करती है, वो अपने हिसाब से खाते हैं। पूरा बंगाल तो मीट पर डिपेंड है नहीं है, पूरे बंगाल में जितने भी चाहे वैष्णव समाज है, चाहे अपने और भी अलग-अलग पंथ हैं या और भी हिंदू समाज है, वो चावल अपना खाता है, रसगुल्ला खाता है और अलग मिठाई खाता है, तो वो जो डिपेंड नहीं है, उनको भी बेवजह इस चीज़ को उसमें लेके आना, तो ये कहीं न कहीं और उसके लिए भी अ, ब हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडरों ने इस बात के लिए कहा कि इससे कहीं कोई वो नहीं है, कोई किसी की कोई व्यक्तिगत कहीं इस तरह से कहीं कोई अपनी दिनचर्या इस तरह की है। आप किसी चीज़ को उसके एक अलग-अलग वो है, आप किसी आपकी कोई शैली है और उसमें आप एक एरोगेंस दिखाते हुए उसको प्रेफ़रेंस दें। इस बात को तो जितने भी नॉन-वेज खाने वाले भी हैं, वो भी खुद कहते हैं कि अगर एनवायरनमेंट के लिए जो चीज़ें हैं ये मतलब सही नहीं है या डॉक्टर्स भी प्रेफ़र करते हैं कि हेल्थ के लिए क्या ठीक है। प प पर्टिकुलर किसी टाइम में ये कहना लेकिन उसकी वजह से आप एक जनता के अंदर भय दिखा देना कि नहीं ये आपका खाना छीन लेंगे। यस। तो ये है और और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अच्छे जो कैंपेन के जो स्लोगन हैं वो दिए। भय नहीं भरोसा उन्होंने कहा और पलटानो दरकार चाहे ये बीजेपी सरकार और जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय श्री राम ये सभी वहाँ के लोकल जिस तरह से और अ, उसमें इस तरह के जो भी रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को जोड़ते हुए जो है उसमें था कि और जो जो ए बार खेला शेष होवे जो वहाँ का जो वहाँ की टारगेटिंग जो है जो करंट गवर्नमेंट के लिए है कि इस बार जो है वो गेम आपका ओवर हो जाएगा। तो ये सारे इश्यूज जो है और वो ज़रूर इस बात को कहते रहे कि खेला हुए और जो भी है, तो उन्हें इतना अपने लिए वो रहे एरोगेंस में रहे और भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर तक की जो पकड़ है, उसमें निश्चित तौर पर संगठन का एक विशेष योगदान रहता है और गृह मंत्री जी वहाँ पर रहे, तो उन्होंने निश्चित तौर पे सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को इसलिए लगाया और जो एक जनता का जो मूड रहता है, जनता की जो फीलिंग रहती है, वो कहीं न कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, तो इसका जो आशीर्वाद है, वो जनता ने असम हो चाहे बंगाल हो, दोनों जगह दिया है। आप असम में देखिए वहाँ पे जो मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार हैं, गौरव गोगोई जी वो खुद अपनी सीट हार गए। तो हाँ। तो जो जिस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में एक ध्यान और जहाँ पर सरकार नहीं है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए रुझान तो निश्चित तौर पे ये उस क्षेत्र में, उस रीजन में लोगों के अंदर जो है वो एक एक निष्ठा और समर्पण जो है वो बीजेपी के लिए था, तो उसका परिणाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फ़ेवर में आएगा। यस। और सर अंत में सर ये पूछना चाहूँगी मैं आपसे सर कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन के बाद जो एक मुख्य प्रश्न होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक सरप्राइजिंग फैक्टर्स हमेशा सामने आता है। तो ये पश्चिम बंगाल में भी पता नहीं अभी ये मुख्यमंत्री सरप्राइजिंग फैक्टर रहेगा या फिर पहले से जो हम सब ऐसा मान रहे थे कि शायद शुभेंदु अधिकारी बनेंगे। देखिए, अभी तक तो उन्हीं का नाम था और पार्टी ने उन्हीं की तरफ से कह दिया था कि हम इनकी लीडरशिप में ही ये चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है वो पहले से ही मतलब वेस्ट बंगाल के लिए क्लियर हो गई थी, असम के लिए भी पहले से ही क्लियर हो गई है। जी, हम हेमंत विश्व शर्मा जी के फिर उसमें जाएँगे और हाँ, पुडुचेरी में जो है वो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, वहाँ का जो है वो डिसाइडेड होगा अभी और और आने अगले जो भी चुनाव हैं उनमें इस समय जो बीजेपी जो है वो अपना जो भी कैंडिडेट है वो पहले से ही क्लियर कट करके चल रही है और उसके बावजूद भी
जो केंद्रीय लीडरशिप है, केंद्रीय संगठन के लोग हैं, सभी वहाँ पर पूरी तरह से उस स्टेट में जाके काम करने को तैयार हैं। क्योंकि पिछली बार जब 77 सीट जो थी और उसके बाद जिन सीटों पर लगभग 100 ऐसी सीटें थी जिन पर कैंडिडेट बीजेपी का सेकंड था और वो बहुत मिनिमम 10 लगभग अराउंड 10,000 वोटों के उसमें केवल वो था। तो उसके लिए जिस तरह से कैम्पेनिंग की गई वहाँ पर उस पे ध्यान रखा गया, तो उसका जो परिणाम है वो बीजेपी के फ़ेवर में आना था और उसी का ये परिणाम है कि वहाँ पर जो है सरकार जो है वो बीजेपी की बनने जा रही है। जी सर। तो सर अंत में सर हम यही कहेंगे कि अ, भय से लेके भरोसे तक का ये जो सफर बीजेपी के लिए रहा है, क्योंकि ये जनता के मन में उन्होंने बिठाने की कोशिश की और जनता का विश्वास प्राप्त करके उन्होंने दिखाया कि कैसे वो अ, भय मुक्त करेंगे वातावरण और विकास नो डाउट रहेगा। लेकिन सर एक बात फिर से मैं यहाँ पे दोहराना चाहूँगी कि इतने साल लग गए बंगाल को, जहाँ पर हिंदुत्व एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था। जैसे मैंने बताया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। एक विधान के लिए वो कश्मीर गए थे बिना परमिट, जब 370 हटाने की बात करते हैं और वहां से वो कभी जीवित वापस नहीं आए। और इस तो ये एक तरह से हिंदुओं ने, बंगाल के हिंदुओं ने उनको एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की है। और दूसरी एक बात सर मुझे याद आती है, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री इन्होंने कहा था एक बार लोकसभा में भाषण देते हुए कि कांग्रेस को कहा था कि बीजेपी से लड़िए, लड़ना चाहिए, लेकिन आप प्रभु रामचंद्र से मत लड़िए। और शायद वो ये गलती कर बैठे, प्रभु रामचंद्र जी से लड़ रहे थे। ममता बनर्जी भी चिढ़ती थी जब जब श्री राम का नाम लेते थे। तो लोगों ने श्री राम को अपनाया, माँ दुर्गा को अपनाया, माँ काली को अपनाया, जिसका फल आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सर आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा हुई। सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। यस।